का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और दिन की सबसे बड़ी खबरों को समेटे तैयार है मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आरबीआई की बैठक, आज की सबसे बड़ी खबर। हाँ शुभम, और आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से अलग एक पूरी पॉलिसी आ गई। रिजर्व बैंक को एक आपात बैठक करनी पड़ी पिछले 2 दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और उस बैठक में कुछ ऐसी बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को अगले 2-3 साल के लिए बड़े पैमाने पर बदल देंगी। इन घोषणाओं का असर आपकी जेब पर, आपके कर्ज पर, सरकार के बजट पर, रुपए की कीमत पर और देश की अर्थव्यवस्था के हर उस हिस्से पर पड़ेगा जो कहीं ना कहीं बैंकिंग से या खपत से जुड़ता है। हम इस कार्यक्रम में आपके को इस पूरी घोषणा का एक एक ब्यौरा बताएंगे और इसके अलावा चर्चा करेंगे और बहुत सारी खबरों पर। और बहुत सारी खबरों में क्या क्या शामिल है इसके लिए देखिए ऑन द शो। तो शुरुआत हर रोज की तरह आज भी होगी रूस के साथ। रूस पर यूरोप की आखिरी चोट, इसके बाद सस्ते कर्ज के दिन हुए खत्म, बढ़ती महंगाई से आरबीआई हुआ बेचैन, आखिर क्यों गेहूं के बदले बटेगा चावल, गांव में क्यों कम हो रहे काम मांगने वाले, और सर्राफा बाजार की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वहां कारोबार तो बढ़ा लेकिन ग्राहक नहीं बढ़े। चौंकी मत, ये ऐसा ही हुआ है। कल अक्षय तृतीया के मौके पर ग्राहक नहीं बढ़े लेकिन दुकानदारों की ग्राहकी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई ये आज आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में देखेंगे। फिलहाल शुरुआत यूरोप से, रूस से। यूरोप के देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के नए चाबुक चला दिए हैं। रूस के सबसे बड़े बैंक सबर बैंक को पेमेंट व्यवस्था स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 और बड़े बैंकों को भी पेमेंट सिस्टम से बाहर किया गया है। यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन ने बुधवार को रूस के तेल पर निर्भरता अलग अलग चरणों में खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। अभी तक यूरोप और दुनिया के दूसरे देश रूस के साथ अधिकतर व्यापार सबर बैंक के जरिए ही कर रहे थे, लेकिन स्विफ्ट बैंक से इसका बाहर निकल जाना बड़ी घटना है रूस के लिए। सर, रूस के लगभग सारे बड़े बैंक, सबर बैंक एक बचा था, उसको भी स्विफ्ट बैंक से बाहर कर दिया गया, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। क्या असर है पड़ेगा इसका रूस पर और क्या मायने हैं इसके? शुभम, जिस बात की संभावना थी कि यूरोपीय समुदाय और नाटो के देश मिलकर अब रूस की जो रेवेन्यू पाइपलाइन, बची हुई रेवेन्यू पाइपलाइन है जिसमें तेल और गैस है, उस पर उसे प्रतिबंध के दायरे में लाएंगे, और वैसा ही हुआ। यूरोपियन कमीशन ने कि प्रमुख ने इस बात का ऐलान किया है कि सबर बैंक के साथ 2 और बैंक स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होंगे। हालांकि अभी 1-2 बड़े बैंक बाकी हैं जिनके जरिए गैस का भुगतान रूस के पास जाता रहेगा, लेकिन ये उन बैंकों को टारगेट करने की शुरुआत है जिन बैंकों से तेल की खरीद होती थी और खासतौर से तेल का पेमेंट किया जाता था। और इसके साथ ही यूरोपीय समुदाय ने और नाटो ने इस बात की तरफ संकेत कर दिया है कि रूस की पर ऊर्जा निर्भरता और कम की जाएगी। हम इस पर लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन और नाटो एक कार्यक्रम पूरा बना रहा है जिसमें अगस्त से हमें पहला चरण देखने को मिलेगा और दिसंबर तक रशियन तेल का बाजार में आना रोका जाएगा। बाजार के लिए इस किस्म का एक संभावित घोषणा थी और इसलिए हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें इस घोषणा से पहले भी बढ़ी हुई थी, और जब ये घोषणा आई तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से ऊंचाई पर पहुंच गई। अब बाकी देश जो यूरोप के देश, उसमें जर्मनी और हंगरी 2 ऐसे देश हैं जो अभी तक इन सैंक्शंस के साथ, जो अभी नया चरण सैंक्शंस का आया जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, उस पर उनकी पूरी सहमति नहीं है। उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं इसको लेकर, लेकिन यूरोपीय समुदाय एक तरह से इस तरह का फैसला कर चुका है कि रूस के तेल को अब बाजार में नहीं आने दिया जाएगा। कम से कम यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसकी शुरुआत हो गई। सर, प्रतिबंधों की इस छठी किस्त में एक बड़ी घोषणा तेल पर निर्भरता को खत्म करने अलग अलग चरणों में उससे भी हुई। तेल बाजार की सूरत कैसे बदलेगी, क्योंकि इस खबर के तत्काल बाद ब्रेंट क्रूड 3% से ज्यादा उछल गया, तो क्या आगे ये तेजी जारी रहेगी? ये पहला संकेत है इससे। अब रूस का तेल बाजार में नहीं आएगा। करीब 10 से 10.5 मिलियन बैरल पर डे का तेल रूस पंप करता था बाजार में, और यूरोप सबसे बड़ा बाजार रहा है रूस के तेल का, और जब वो बाजार में नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि बाजार में अब कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी बनी रहेगी। और जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, शुभम बताते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार लगभग अगले 6 महीनों के लिए $90 से $100 पर बैरल के आसपास की तेल की कीमतों को फैक्टर इन कर रहा है। वो मान रहा है कि 100 से ऊपर और 90 से नीचे, 100 से ऊपर 110 के आसपास क्रूड की कीमत रहेगी। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने एक तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है इसके लिए, और भारत में भी उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो रूस का तेल न आने का मतलब है कि बाजार में 3 अंकों में कच्चे तेल की कीमत
जरूर रहने लंबे की समय संभावना है, लंबे समय तक $100-110 पर बैरल के आसपास। तो इसका सीधा असर यह है कि भारत जैसे देशों में फ्यूल की और ईंधन की महंगाई लंबी चलेगी। लंबी चलेगी। और अब बात करते हैं आज दिन की घर की घरेलू सबसे बड़ी खबर की, आरबीआई की पॉलिसी पर। पॉलिसी का समय नहीं था, लेकिन इसके बाद भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक आपात बैठक कह सकते हैं आप उसको बुलाई और उसमें यह निर्णय लिया कि नीतिगत दरों में, रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। इस पूरी जो स्टेटमेंट था गवर्नर का, मैंने और अंशुमान जी ने साथ साथ सुना और यकीन मानिए इस पूरे स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लगभग कह लीजिए हर बड़ी वो चीज थी जो हमने किसी ना किसी अपने मनी सेंट्रल के एपिसोड में डिस्कस की थी। आरबीआई गवर्नर की सबसे बड़ी चिंता थी महंगाई। महंगाई में उन्होंने 4 बड़ी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गेहूं की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये एक चिंता की बात है। उन्होंने कहा घरेलू स्तर पर फर्टिलाइजर की महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। इडेबल ऑयल, खाद्य तेल की महंगाई बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और चौथी बड़ी महंगाई जिसकी उन्होंने चिंता जाहिर की वो थी क्रूड की। अब मैं आपको कुछ ऐसे एपिसोड्स के हेडलाइंस दिखाता हूं या थंबनेल्स दिखाता हूं जिससे आपको ये रिमाइंड होगा कि हाँ, ये सारी बात कहीं ना कहीं मैंने और अंशुमान जी ने एक साथ की थी। वो थंब थे, अब जीएसटी पड़ेगा महंगा, वो घड़ी आ गई, सस्ती यूरिया कब तक, बिजली कटेगी या जेब, अब की बार दोहरी मार, अब आई आरबीआई की आफत। ये तमाम ऐसे एपिसोड थे जिसमें हम अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए, कभी थंबनेल के जरिए, कभी उस एपिसोड में स्टोरी के जरिए आपको ये बता रहे थे कि कैसे देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। रिजर्व बैंक गवर्नर अभी नहीं, कुछ दिन बाद रेपो रेट में बढ़ोतरी करेंगे। और देखिए, जितनी देर से आई है उतनी तीखी आई है। अब अगर आप देखें, अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व ने जब ब्याज दरें बढ़ानी शुरू करी तो 4 बेसिस पॉइंट से बढ़ानी शुरू की। भारत में भी तमाम लोग ये मान रहे थे कि हाँ, बढ़ोतरी शुरू होगी, लेकिन 4 बेसिस पॉइंट यानी कि 25 आधा 4% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देर से आए, इसलिए शायद ज्यादा तीखे आए। महंगाई शायद अब सहन शक्ति जो है उससे ऊपर निकल गई थी और 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नीतिगत दरों में कर दी है। अब बैंक से आपकी रिश्तेदारी 2 तरह से होती है। पहली, आप अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, जमा करता होते हैं। दूसरा, आप बैंकों से कर्ज लेते हैं। इन दोनों जगह पर क्या असर पड़ेगा, अंशुमान जी से पूछना शुरू करते हैं और एक एक करके थ्रेडवेयर ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के तमाम मोर्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सर, सबसे पहले बात मैं करूंगा जो बैंक से आम उपभोक्ता की, हमारे दर्शकों की जो रिश्तेदारी होती है उस पर। कर्ज कितना महंगा हो जाएगा और जमा पर ब्याज क्या बढ़ेगा? शुभम, एक तरह से आज का मनी सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी या कर्ज की महंगाई का सेंट्रल है, क्योंकि इसके इतने सारे आयाम हैं जिस पर हम अलग अलग समय पर बताते रहे। और 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ने बाजार को चौंका दिया, सरप्राइज किया। उसकी वजह यह थी कि माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक गवर्नर जून की अपनी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि हम लगातार ये मान रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। महंगाई की जो रफ्तार है बढ़ने की, उसमें रिजर्व बैंक गवर्नर इसको की अनदेखी नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने आप को कर्व से पीछे नहीं रखा। आज जब हम इसे आप देख रहे होंगे, तब तक अमेरिका में फेड रिजर्व की अगली मीटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी होगी और कल सुबह तक, मध्यरात्रि तक वहां भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला हो जाएगा, जो 25 से 50 बेसिस पॉइंट की हो सकती है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर ने उसे सामने देखते हुए भारत में कर्ज को महंगा करना शुरू कर दिया और इसके साथ भारत में सस्ते कर्ज का युगांत शुरू हो गया है। सस्ते कर्ज का युग समाप्त हो रहा है भारत में, इसके साथ जो लंबे समय से चल रहा था। 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब यह हुआ कि आज अगर आप सरकार को 7.5% या 7.36% के आसपास ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा है और इस बढ़ोतरी को शामिल कर लिया जाए, तो आप तक, हम तक या सामान्य लोगों तक आने वाले कर्ज की दर में 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि 40 बेसिस पॉइंट तो वो कर्ज महंगा होगा जो बैंक रिजर्व बैंक से लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपने मार्जिन उसमें लगाएंगे और उसके बाद आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर होगा। तो कई सारे कर्ज लेने वाले लोगों के लिए शुभम, अब ब्याज दरें दहाई के अंकों में पहुंच जाएंगी, 10 से 11% के आसपास पहुंच जाएंगी। ये वो दौर था जो हम पहले भारत में देख चुके हैं। तो यदि कर्ज के तौर पर देखें तो भारत में आम उपभोक्ताओं के लिए और छोटे उद्योगों के लिए महंगे कर्ज का एक बड़ा दौर शुरू हुआ और अभी शुरुआत है। रिजर्व बैंक ने केवल 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ही रेपो रेट में नहीं की है, बल्कि सीआरआर में
50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। यानी रिजर्व बैंक ये मान रहा, रिजर्व बैंक गवर्नर ने बड़े बेलाग लपेट ढंग से ये कहा कि सिस्टम में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि उसको हमें खींचना पड़ेगा। 87,000 करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी सिस्टम से वापस खींची जाएगी इस सीआरआर में बढ़ोतरी के जरिए। इसका भी असर हमें ब्याज दरों पर 40 बेसिस पॉइंट की रेपो बढ़ोतरी से ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इसके आगे ब्याज दरें और बढ़ेंगी। तो आप अगर माने कि केवल 40 बेसिस पॉइंट आपका कर्ज या ईएमआई महंगा होगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपके लिए ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो यह हुई उस रिश्ते की बात जो रिश्ता कर्ज और कर्जदार और बैंकर के बीच में छोटा रिश्ता है, कम लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन इसका असर बहुत सारी चीजों की लागत में दिखाई देता है, क्योंकि जब पूंजी की लागत बढ़ती है तो बाकी चीजों की लागत भी बढ़ती है। जमाकर्ताओं के लिए बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत पहले से कर दी थी। कई सारे बैंकों ने, हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले हफ्ते अपने होम लोन रेट्स बढ़ाए थे, जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। बैंकों ने अपने यहाँ जमा दरों में जो बढ़ोतरी करनी थी वो कर दी है। थोड़ी बहुत हमें जमा दरों में बढ़ोतरी शायद इधर उधर दिखाई दे, लेकिन जमा दरों का और ब्याज दरों के बीच का अंतर अब स्टेब्लिश किया जाएगा और ये दरें थोड़े समय के लिए स्थिर रहेंगी। यानी कि बचत, अगर आपकी बचत बैंकों में रखी हुई है तो उस पर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अगर कर्ज महंगा होता है, तात्कालिक तौर पर ऐसा लगता है। अच्छा, ये तो बात हो गई सर हमारी दर्शकों की। अगली बात अब सरकार की, क्योंकि सरकार भी कर्ज लेने जाएगी, हम जाएंगे तो सरकार भी जाएगी। सरकार के बजट पर इस बढ़ोतरी का क्या असर पड़ेगा? सरकार से शायद, और इस बढ़ोतरी में तेजी क्यों, देरी क्यों हुई, हमें याद होगा शुभम, हम लोगों ने जब इस साल का बजट आया था तब हमने ये डिस्कशन करके ये कहा था कि अब सब कुछ रिजर्व बैंक के ऊपर है, अब रिजर्व बैंक की बारी है। बजट फरवरी में आया था, फरवरी से लेकर मई के पहले हफ्ते तक, जबकि मार्च में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई थी और उसी के बाद लग रहा था कि रिजर्व बैंक लंबे समय तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक नहीं पाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी पिछली पॉलिसी अनाउंसमेंट में इस बात का संकेत भी दिया था, पर खुलकर नहीं कहा था। फरवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक का समय सरकार को रिजर्व बैंक ने समझाने में लगाया कि बस बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा सस्ता कर्ज देने की संभावना नहीं दिखाई देती। और आज रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुलकर कम से कम 4 या 5 बार कहा कि महंगाई महंगाई महंगाई, और महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए अब सरकार ने अपने बजट में महंगे कर्ज को फैक्टर इन करना शुरू कर दिया, और जब सरकार ने उस महंगे कर्ज को फैक्टर इन करना शुरू किया तब रिजर्व बैंक ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। और उसके बाद देखिए भारत की बॉन्ड यील्ड 7.36% पर पहुंच गई, जो कि शायद 2019 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। तो 10 साल का सरकार का बॉन्ड 7.36% पर है। अब यहां से सरकार के लिए बड़ी चुनौती शुरू होती है। रिजर्व बैंक गवर्नर इससे आधा सस्ते कर्ज की खिड़की खोले नहीं रख सकते थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए। यानी नॉर्थ ब्लॉक को अब या तो अपने खर्च घटाने होंगे या कर्ज का ब्याज दर चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज लेना होगा, क्योंकि भारत का कर्ज साइकिल बहुत ही खराब है। सरकारें घोर कर्ज में हैं, वो कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेती हैं, और इसीलिए जब हम सरकार के कर्ज के आंकड़े देखते हैं तो हमें नेट बोरोइंग और ग्रॉस बोरोइंग के आंकड़े दिखाई देते हैं। नेट बोरोइंग का मतलब होता है वो कर्ज जो कर्ज चुकाने के लिए दिया गया और वो कर्ज जो खर्च के लिए लिया गया, इसमें बीच में नेट बोरोइंग और ग्रॉस बोरोइंग का फर्क होता है। और यहां से भारत की राज्य सरकारों के लिए और गहरी समस्या शुभम शुरू होती है, क्योंकि जब 7.36 या 7.4% के ब्याज दर पर केंद्र सरकार को कर्ज देगा बॉन्ड मार्केट, तो राज्य सरकारों को किस ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। तो यहां से राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती नॉर्थ ब्लॉक के लिए या राज्यों के वित्त मंत्रियों के लिए कठिन होने वाली है। टैक्स दरें बढ़ेंगी, चाहे वो परोक्ष रूप से बढ़े चाहे प्रत्यक्ष रूप से बढ़े। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं होगा, और भी जहां टैक्स बढ़ाने की संभावनाएं सरकार को दिखाई देंगी वो दिखेंगी। नहीं तो भारत, जब ये कर्ज दरों में बढ़ोतरी आ रही है, शुभम में ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी भारत को हिट कर रही है तब भारत में डेट और जीडीपी रेशियो 99% के आसपास पहुंच चुका है। हम भारत में पिछले कई दशकों के सबसे ऊंचे सरकारी कर्ज के स्तर पर जीडीपी के अनुपात में बैठे हुए हैं। तो यहां से कर्ज का लेवल अनसस्टेनेबल होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए, और उन्हें ऐसा कुछ करना होगा कि वो कर्ज की मांग सीमित रखें। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा जिस पर हमें बराबर नजर रखनी होगी। और ये बढ़ोतरी वाकई इसलिए ज्यादा मायने रखती है क्योंकि 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की गई है। यानी बीते अगर 4-6 सालों में आपकी समझ कर्ज के प्रति, बैंकिंग के प्रति बढ़ी है, तो आपको शायद डबल डिजिट में होम लोन मिलना या कार लोन मिलना लग सकता है कि स्वाभाविक नहीं, लेकिन ऐसे भी दिन रहे हैं जब महंगाई बहुत चिंता हुआ करती थी और हम 12-14% पर भी होम लोन लोगों को लेते देखते थे। सर, महंगाई वाकई बहुत बड़ी चिंता, जैसे आपने जिक्र किया, आरबीआई गवर्नर ने कई बार उसका जिक्र किया और कई तरह से जिक्र किया। क्या महंगाई आने वाले दिनों में भी उनको लगता है आपको कि बड़ी चिंता बनी रहेगी?
शुभम, मनी सेंट्रल के बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि मनी सेंट्रल में हम लोग लगातार महंगाई को लेकर इतनी चर्चा क्यों करते हैं, हम हर उस छोटी छोटी महंगाई को के अलग अलग हिस्से खोलकर आपके सामने क्यों लाते हैं? क्योंकि भारत क्या दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन है, ग्रोथ की दुश्मन है, बचत की दुश्मन है, खपत की दुश्मन है, और सरकारों का पहला दायित्व होता है कि कीमतों को संतुलित रखे। आज रिजर्व बैंक गवर्नर का आधे से ज्यादा स्टेटमेंट महंगाई के सारे बड़े बड़े आयामों को बताता था। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसके कारण भारत की कोर इन्फ्लेशन जिद्दी हो चुकी है, इसे कम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने वो सारी महंगाई गिनाई कि गेहूं महंगा होने वाला है, उर्वरक महंगी हो चुकी है, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची रहने वाले हैं, दूध और बहुत सारी चीजें है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने शुभम इस पूरे प्रोसेस में कही, हम सब लोग कमोडिटी इन्फ्लेशन पर बात कर रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों ने अपने किसी कार्यक्रम में संकेत दिया था। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि मार्च में फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर आ गया, यानी भारत में खाने पीने की चीजों की महंगाई और बढ़ने लगी है, जबकि ईंधन वाली बास्केट और धातुओं वाली बास्केट पहले से महंगाई में। और ये वो पैनिक है। रिजर्व बैंक गवर्नर के भाषण में एक किस्म का भय या एक किस्म की आशंका दिखती थी कि अब अगर कुछ नहीं किया गया, अब भी अगर हम वहीं बैठे रहे तो ये महंगाई इस कदर बेहाथ हो जाएगी कि अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल होगा। और इसीलिए उन्होंने बाजार को सरप्राइज करते हुए 40 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। सांकेतिक रूप से ये बड़ी बढ़ोतरी है और इससे शेयर बाजार को काफी झटका लगा, करीब बाजार करीब 2% से ज्यादा 2% से ज्यादा गिर गया। लेकिन अब यहां से रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी लेवल के ऊपर बाजार में महंगाई को संतुलित करने और बाजार में पूंजी खींचने की शुरुआत कर दी, ताकि पैसा कम हो और कम चीजों को फेस करे, को चेज करे। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि इस महंगाई के बहुत सारे और भी आयाम हैं। इस बात के सप्लाई साइड आयाम है, पॉलिसी साइड आयाम है, टैक्स से जुड़े हुए डायमेंशन है, वो कैसे संभाले जाएंगे ये नहीं। लेकिन रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद महंगाई को आर्थिक चर्चाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब गेंद अगर हम कहें उस बहुत चर्चित मुहावरे के तौर पर, तो अब गेंद वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक के पाले में है कि वो महंगाई को रोकने के लिए क्या करते हैं, उनके हाथ में कौन से ऐसे हथियार या प्रयास है जिससे कि लोग की महंगाई कम हो सके, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपना मोर्चा महंगाई को लेकर खोल दिया है। ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं इसको, तो महंगा करना। सर, मेरे को अच्छे से याद है कि जब चर्चा शुरू, जैसे स्टेटमेंट शुरू हुआ था आरबीआई का, तो उस समय बाजार करीब 1% टूटा हुआ था, 1.11%। स्टेटमेंट खत्म होते होते ये 2.5% की गिरावट हो गई है। बैंक निफ्टी बहुत तेज से टूटा, सेंसेक्स निफ्टी बहुत तेजी से टूटे। बाजार ने ऐसा क्या सुन लिया जो अनुमान नहीं था या जो स्वाभाविक नहीं लगा बाजार को, और किस भय से ये बाजार बैठ गया? बाजार को पहली चीज तो ये कि बढ़ोतरी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। बाजार तो आज फेड के शॉकर का इंतजार कर रहा था जो रात में आएगा। एक झटका शक्तिकांत दास ने दिया है और दूसरा झटका शायद जेरोम पावल रात तक देंगे बाजार को। तो बाजार ये मानकर चल रहा था कि फेड की तरफ से 25 से 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी आएगी। अचानक रिजर्व बैंक के गवर्नर की आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा आई और उसके बाद लोगों को पता चला कि नहीं, इससे पीछे तो आपातकालीन बैठक हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन में और जो फैसला हुआ उसके बाद बाजार के लिए सरप्राइजिंग था। बाजार के लिए 2 चीजें सरप्राइजिंग थी। एक तो समय से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी आ जाना, जून के बजाय मई में आ जाना, और दूसरा अनुमान से ज्यादा आ जाना 40 बेसिस पॉइंट की, और उस पर करेला नीम चढ़ा कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी हो जाना। तो एग्जैक्टली बाजार के सामने ये मैसेज है कि महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं और अब रिजर्व बैंक इकोनॉमी में ग्रोथ की चिंता छोड़कर महंगाई की आग को बुझाने में जुट गया है। और ये बाजार में निवेशकों की दृष्टि से एक निगेटिव फिनोमेना होता है कि जब केंद्रीय बैंक के सरकारें ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के बजाय महंगाई को कंट्रोल करने में इन्वेस्ट करती हैं, तो इसका असर डिमांड और खपत पर दिखाई देता है मैक्रो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक और दिलचस्प चीज इसमें यह दिखाई देती है, जिसे हमें बाजार में अगले 3-4 दिन में दिखाई देगा कि अगर भारत में ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो इसका असर हमें एफपीआई के सेंटिमेंट्स पर पॉजिटिव तौर पर समझ में आएगा, क्योंकि भारत में ब्याज दरें बढ़ने के बाद शायद जो विदेशी निवेशक हैं उनकी बिकवाली कुछ धीमी होगी, वो बाजार में वापस निवेश करना शुरू करेंगे। हालांकि कहना मुश्किल है, हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि उनके निवेश के पैमानों में और भी ज़्यादा फैसले हैं और भारत जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ा रहा है उसी तरह से बाकी दुनिया के देशों में भी ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो जो आर्बिट्राज है वो कितना बचेगा, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कम विदेशी निवेशकों को यह संकेत दे दिया है कि ब्याज दरें बढ़ाने की रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर रिजर्व बैंक खड़ा हुआ नहीं है, वो भी इसके एक डिब्बे में सवार हो गया और अगर पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही तो हम भी उसके साथ हैं। इसका असर हमें शायद सेंटीमेंट पर दिखाई देगा, विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट पर आने वाले 2-3 दिनों में, 1 हफ्ते में। रुपए में थोड़ी मजबूती दिखाई दी, जो विदेशी निवेशकों की दृष्टि से अच्छी खबर है। बिल्कुल, और कर्ज महंगा होना हमारे आपकी अगर ईएमआई बढ़ाता है तो सीधी सी बात है उन कंपनियों की भी तो
ईएमआई बढ़ जाएगी, जिनके ऊपर 1000 करोड़ों के कर्ज हैं। हमारा आपका कर्ज होम लोन, कार लोन कितना होगा? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, लेकिन वहाँ तो गिनती 1000 करोड़ से शुरू होती है, 1200 करोड़, 1500 करोड़, तो उनकी ईएमआई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही चिंता है जो बाजार की कंपनियों को सताती है, जो ज़्यादा कर्ज में दबी होती हैं। चलिए, तो ये थी हमारी आरबीआई के पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पर विशेष कवरेज। अब कुछ और खबरें हैं जिन पर रुख करते हैं जो और ज़रूरी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन में अब गेहूं कम, चावल ज़्यादा मिलेगा। इस साल सरकारी स्टॉक में गेहूं कम है। कम गेहूं को देखते हुए सरकार ने राशन में कम गेहूं और ज़्यादा चावल देने का, बांटने का फैसला किया है। मार्च में बारिश की कमी और गर्मी बढ़ने की वजह से इस साल गेहूं की पैदावार भी प्रभावित होने की आशंका है। ऊपर से गेहूं का भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। इस वजह से सरकारी एजेंसियों को भी खरीद में समर्थन मूल्य पर गेहूं मिल नहीं पा रहा है। केंद्रीय पूल में जो स्टॉक था वो भी 5 साल के निचले स्तर पर है। अब ऐसे में जब पहले से स्टॉक 5 साल के निचले स्तर पर है, नई खरीद लोग समर्थन मूल्य पर दे नहीं रहे, तो निश्चित सी बात है कि गेहूं को बांटना आसान नहीं होगा और शायद इसीलिए चावल को बांटने का फैसला किया गया है। सर, कैसे बाजार के लिए अगर हम इसका संकेत पढ़ें तो बाजार के लिए इससे क्या संकेत मिलता है कि गेहूं की जगह चावल बटेगा? शुभम, ये खबर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दो, फूड इकोनॉमी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाजार के लिए सरकार का संकेत ये है, मार्केट के लिए सरकार का संकेत ये है कि इस साल गेहूं की शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब गेहूं की कमी नहीं है, पर गेहूं जितनी डिमांड और सप्लाई है उस हिसाब से गेहूं का उत्पादन नहीं है। और सरकार की खरीद करीब 44% पिछले साल से कम है, यानी सरकार के भंडार में, बफर में गेहूं कम है। अब इसके दो मायने हैं। एक मायना ये कि बाजार में, रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज यही बात कही कि बाजार में गेहूं की कीमतें और बढ़ेंगी। अब सरकार ने भी मान लिया है कि उसके पास अपनी अनाज योजना के लिए बांटने के लिए पर्याप्त गेहूं नहीं है। इसका असर अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में हमें गेहूं की कीमतों पर दिखाई देगा। गेहूं के केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टॉक का यह आंकड़ा के सामने है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही एक और संभावना समाप्त हो जाती है, वो गेहूं के निर्यात की है। केंद्रीय पूल में गिरावट है, गेहूं का निर्यात प्राइवेट लेवल के ऊपर, निजी लेवल पर जो हो सके, पर सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो गेहूं के निर्यात को आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो अपने ही देश में बांटने के लिए गेहूं उसके पास पर्याप्त नहीं है। हमने WTO पर जब गेहूं के निर्यात पर चर्चा की थी तो हमने कहा था कि WTO में सरकार भारत को जो छूट मिली थी वो खाद्य सुरक्षा के नाम पर मिली थी। तो 2 वजह से गेहूं की पूरी इकोनॉमिक्स इस बार बाजार में लड़खड़ा गई है। निर्यात नहीं हो पाएगा और बाजार में कीमतें महंगी रहेंगी। तो ये तो दर्ज हुआ गेहूं की अर्थव्यवस्था की बात। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका यह है कि चावल की सप्लाई, आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। चावल का स्टॉक फिलहाल ठीक है और जब तक चावल की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी पीडीएस से, तब तक खरीफ की फसल आ जाने की संभावना है। लेकिन चावल कितने राज्य उठाएंगे? चावल एक हिस्से में भारत के प्रमुख भोजन या स्टेपल है, पर दूसरे हिस्से में गेहूं प्रमुख भोजन और स्टेपल है। जहां पर गेहूं की मांग या गेहूं की का ऑफटेक चावल से ज़्यादा होता, वो राज्य क्या चावल उठाएंगे और क्या वो उनके यहाँ की आबादी चावल लेना चाहेगी? दूसरा सवाल ये, जिस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब इस फैसले के बाद राज्यों की तरफ से ऑफटेक के ऑर्डर आएंगे और हमें आंकड़ा मिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये नीति कितनी सफल रही, या फिर गेहूं या फिर पीडीएस या सस्ता अनाज बांटने की योजना फंस गई है, मुश्किल में जाकर फंस गई है। दूसरा सवाल ये कि अगर ये ज़्यादा लंबा चला, क्योंकि गेहूं की अब कमी तो अगले रबी के सीजन में ही पूरी होगी। हमने गेहूं का एक पूरा सीजन खत्म देख लिया है, तो गेहूं का ये स्टॉक पेरिनेली अगले साल तक कम रहेगा जो अभी हमारे पास है। और इससे चावल पर जो दबाव बढ़ेगा वो चावल के निर्यात को भी प्रभावित कर सकता है। भारत ने पिछले 2-3 साल में राइस के एक्सपोर्ट्स में काफ़ी सफलता अर्जित की है। काफ़ी बासमती और गैर बासमती दोनों तरह का चावल का निर्यात बढ़ा है। लेकिन अब जो गेहूं में हमने स्थिति दिसंबर, जनवरी, मार्च में देखी थी, अब यहां से वही स्थिति हम चावल में देखेंगे यहां से, क्योंकि चावल पर फोकस होगा तो चावल की कीमतों में भी और राइस की इन्फ्लेशन में भी बढ़ोतरी होगी और राइस के एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि खरीफ से उम्मीद है कि शायद जो स्टॉक्स है वो रिप्लेनिश हो जाएंगे या चावल की अच्छी खपत आ जाएगी। और तीसरा बड़ा सवाल ये कि इन दोनों अनाजों में जो खींचतान शुरू हुई है, गेहूं की शॉर्टेज और चावल की महंगाई, गेहूं की महंगाई और शॉर्टेज और चावल की संभावित महंगाई, क्या ये भारत की जो मुफ्त अनाज की योजना है उसे चलाए रख पाएगी? इसके बाद सरकार इस योजना को चलाए रख पाएगी? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन जो पूरा फूड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बिगड़ा है इस साल, उसे देखते हुए सरकार की तरफ से इस नीतिगत घोषणा की प्रतीक्षा रहेगी कि फ्री फूड की डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम कब तक जारी रखी जाएगी। फिलहाल इस योजना को सरकार ने सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। सितंबर तक तो ये चलेगी, उसके बाद दिवाली के बाद क्या सरकार इसको बंद करती है, क्या करती है, ये उस समय पता चलेगा। अगली खबर मनरेगा की। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में अप्रैल के दौरान 11% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है।
अप्रैल के दौरान देश भर में 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत काम मांगा, जबकि पिछले साल अप्रैल में 2 करोड़ 61 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने मनरेगा के अंतर्गत काम मांगा था। ऐसा माना जा रहा है कि शहरों में रोजगार मिलने लगे हैं, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर जो गाँव गए थे वो वापस शहर की तरफ लौट आए हैं। यही वजह है कि गाँव में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग घटी है। हालांकि अप्रैल के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार भी कम पैदा हुए हैं, इस वजह से भी काम मांगने वालों की संख्या हो सकता है कम रही हो। अप्रैल के दौरान कुल 17 करोड़ 10 लाख दिन के रोजगार पैदा हुए, जो पिछले 2 साल में मासिक रोजगार का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें सबसे कम है। सर, मनरेगा में काम की कमी, रोजगार बाजार, अभी ताजे आंकड़े आए, उनकी रोशनी में अगर हम देखें किस तरीके की तस्वीर दिखा रही है रोजगार बाजार की? जो मिलीजुली तस्वीर है। अगर हम बेकारी के आंकड़े को देखें तो अर्बन एरिया में अगर हम ये माने कि लोग मनरेगा में रोजगारों की मांग कम हो रही है, तो फिर हमें नगरीय बेकारी में बढ़ोतरी का आंकड़ा उसे कंट्राडिक्ट करता है, जो कि 9% के आसपास पहुंच चुकी है। रूरल एरिया में इस सीजन में हार्वेस्टिंग के कारण, फसलों की कटाई के कारण मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्या आमतौर पर भी कम होती है। पर तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे आंकड़े के भीतर दिखती है कि सरकार और मनरेगा में राज्य सरकारें बमुश्किल 50 दिन का रोजगार दे पा रही हैं साल भर में, बल्कि अगर आप पूरा लंबे समय में देखें तो कई राज्यों में तो 14-15 दिन से ज़्यादा का साल भर में रोजगार प्रति परिवार नहीं मिल पा रहा है। और हमने देखा कि मनरेगा में राज्य सरकारों पर बजट का दबाव है, उनके भुगतान और उनके पेमेंट्स पेंडिंग है। तो दोनों वजह हो सकती हैं। एक वजह ये कि बाकी जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने से फसलों की कटाई के कारण मनरेगा के मजदूरों ने काम मांगना कम किया, और दूसरी वजह यह भी है कि मनरेगा में काम मिलने की उम्मीद भी अब धीमे धीमे टूट रही हो, क्योंकि आंकड़े इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जितना जॉब डिमांडेड है और जितना वर्क प्रोवाइडेड है, इनके बीच में बहुत बड़ा क्रिटिकल गैप है और वो गैप बढ़ता चला जा रहा है। मनरेगा में ये जॉब कम होने की, रोजगार कम होने की मांग अच्छी खबर है। उसके लिए हमें शहरों की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी घटने की खबर देखनी होगी, तब जाकर हम दोनों आंकड़ों को मिलाकर ये समझ पाएंगे कि क्या मनरेगा में लोग अब कम जा रहे हैं और शहरों में उन्हें काम मिलने लगे हैं। बिल्कुल। चलिए, गांव की खबर चल रही, गांव की बात चल रही, तो एक गोल्ड पर आप मनोज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसकी 60% डिमांड इसी गाँव से आती है। अक्षय तृतीया के मौके पर सर्राफा बाजार में कुछ रौनक लौटती दिखी। व्यापारियों के संगठन कैट का अनुमान है कि इस बार अक्षय तृतीया पर सर्राफा बाजार में 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ये कोविड के पहले की तुलना में 50% ज्यादा है। 2019 के दौरान कुल 10,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। हालांकि इस रिकॉर्ड टर्नओवर में महंगाई का एक पेंच है। 2019 की अक्षय तृतीया पर सोने का भाव 31,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था, और इस बार भाव 50,700 रुपए के ऊपर है, यानी भाव 60% तक बढ़ चुका है। यानी 2 साल में मूल्य के आधार पर कारोबार अगर 50% भी बढ़ा है, तो भी इस बार की अक्षय तृतीया पर उतना सोना नहीं बिका है जितना 2019 में बिका था। कारोबार में बढ़ोतरी तो सिर्फ भाव बढ़ने की वजह से हुई है। बुलियन तथा ज्वेलरी एसोसिएशन भी कम ग्राहकी के लिए सोने की बढ़ी हुई कीमतों को वजह मान रहे हैं। द बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सोने का भाव 50,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है, जिस वजह से उतने खरीदार बाजार में नहीं उतरे जितने 2019 की अक्षय तृतीया पर थे। यानी बढ़ी हुई कीमतों की वजह से अक्षय तृतीया पर ज्यादा ग्राहकी की संभावना नहीं थी। ज्वेलरी की बिक्री पहले से ही कम थी और मार्च में खत्म तिमाही के दौरान सोने के आयात में भारी गिरावट भी आई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार मार्च में खत्म तिमाही के दौरान देश में ज्वेलरी की मांग 26% घटकर 94.2 टन रही है, जबकि सोने का आयात 55% घटकर 147.2 टन दर्ज किया गया है। इस हिसाब से जब तक सोने का भाव कम नहीं होता, तब तक बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद कम है। बाजार के जानकार सोने की कीमतों में कमी की संभावना से भी इनकार कर रहे हैं। ब्रोकिंग फर्म ट्रस्टलाइन के कमोडिटी एक्सपर्ट राजीव कपूर का मानना है कि इस साल सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है। उनका कहना है कि भाव 49,000 से 53,000 रुपए के बीच रह सकता है। ज्वेलरी मार्केट की उम्मीदें अब रबी की फसल पर टिकी हैं। एमएसपी के ऊपर अपनी पैदावार बेचने के बाद किसानों के हाथ पैसा आएगा
तो वे शादी सीजन में अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। देश में ज्वेलरी की 60% मांग गांव से ही निकलती है। ऐसे में कोविड की मार से परेशान सर्राफा बाजार गांव वालों के सहारे ही उभरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। और केवल सर्राफा बाजारी नहीं, एफएमसीजी वाले, टू व्हीलर वाले, ये भी तमाम लोग ऐसे हैं जो गांव के सहारे ही, गांव की इनकम के सहारे ही उभरने का रास्ता तलाश रहे हैं। अगली खबर बिजली संकट की। बिजली संकट को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को कोयला आयात करने में तेजी लाने को कहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को चिट्ठी लिखकर आयात बढ़ाने के लिए कहा है। चिट्ठी में जून के अंत तक 190 लाख टन कोयले के आयात करने की बात कही गई है। गर्मी बढ़ने की वजह से देश भर में बिजली की मांग बढ़ रही है और उत्पादन करने वाली कई इकाइयां कोयले की कमी का सामना कर रही हैं। सर, क्या इतनी बड़ी मात्रा में कोयला आयात हो पाएगा, और हो पाएगा तो उसका पेमेंट कहां से जाएगा? शुभम, ये खबर जो लोग भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर या भारत के ऊर्जा क्षेत्र की परिस्थिति से निकटता रखते हैं उनके लिए बहुत चिंता पैदा करने वाली खबर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर पहले से है, और ऐसा शायद पहली बार होगा कई दशकों में। हाल फिलहाल के दशकों में तो बिल्कुल नहीं हुआ जब भारत इतना बड़ा कोयला इंपोर्ट करने जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर 190 लाख टन के आसपास का कोयला इंपोर्ट, और वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में, 5 महीने में। और उस वक्त जबकि पिछले 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें 45 से 50% ऊपर जा चुकी हैं। इसका असर हमें ये समझना होगा कि इसका असर बहुत गहरा और व्यापक होगा। और अगर ये आयात हो पाता है, राज्य सरकारें इतना पैसा अपने बजट में रखती हैं कि वो इस इंपोर्ट का पैसा दे सकें इस महंगी कीमत पर, तो जो आंकड़े बताते हैं कि जितना इंपोर्ट पिछले पूरे 6 साल में हुआ उससे ज़्यादा होगा। पूरे पिछले 6 साल में जितना भारत ने कोल इंपोर्ट किया उससे ज़्यादा इंपोर्ट की नौबत हमारे पास है, क्योंकि 10% ब्लेंडिंग की छूट प्राइवेट कंपनीज को मिली थी इंपोर्टेड कोल को भारतीय कोयले के साथ मिलाने के लिए। और ये आयात राज्य सरकारों के बजट से फिनांस कैसे होगा, इसका कोई जवाब नहीं। केंद्र सरकार ने एक तरीके से अपनी तरफ से राज्यों को यह कह दिया और प्राइवेट एंटिटीज को कह दिया है कि इससे ज़्यादा कोयला आपूर्ति भारत के संसाधनों के आधार पर नहीं की जा सकती। ध्यान रखना जरूरी है कि भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कोयला स्टॉक रखता है, और दूसरा सबसे बड़ा कोयला रिजर्व रखता है, और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भी है। अब ये आयात राज्य सरकारें, अगर उनके बजट्स में पैसे होंगे, उनके पास फंड्स होंगे, वो बारो करेंगी, वो कहाँ से कर्ज लेकर ये कोयला महंगा खरीदेंगी? पहला सवाल तो ये पता नहीं, क्योंकि अलग अलग राज्यों को अपने अपने फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। दूसरा सवाल ये कि इतना महंगा कोयला खरीद कर वो जो बिजली बेचेंगी वो सस्ती रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, और अगर वो बिजली सस्ती ही रहनी होगी तो राज्य सरकारें उसे खरीदेंगे नहीं। डेडलाइन बहुत शार्प रखी है केंद्र सरकार ने, जून के अंत तक का टाइम दिया है आधे के लगभग कोयले को इंपोर्ट कर लेने के लिए, यानी 2 महीने में। आप सोचिए 2 महीने में भारत इतनी कोयले की डिमांड लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएगा तो बाजार में कीमतें किस स्तर तक बढ़ेंगी। और अगला हिस्सा अगस्त तक मांग करने की अगस्त तक डिलीवर करने की बात कही, यानी कि बरसात के सीजन में हमेशा कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो अगले 2-3 महीने भी कोयले की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए आने वाले समय में चुनौती बनेगा। अंशुमान जी की पूरी बात 2 टूक। अभी बिजली कट रही है, अगर कोयला आया और आयात हुआ और बिजली आई तो जेब कटेगी। फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।